दोस्तों आज मैं एमपी कांस्टेबल के आए हुए पेपर पुलिस कांस्टेबल के आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें से आज मैं बात करूंगा यहाँ पर एमपी पुलिस कांस्टेबल टेस्ट 2016 की। ठीक है, इसमें 18 जुलाई 2016 में शिफ्ट फर्स्ट 9 बजे वाली शिफ्ट में जो एग्जाम्पल आए थे रीजनिंग के, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल देखिए क्या पूछा गया था। आपसे पूछा गया है कि उस संख्या को चुनिए जो समूह में बाकी सबसे अलग है। ठीक है, और अपने पास चार ऑप्शन है फर्स्ट नंबर के एग्जांपल में। कौन कौन से चार ऑप्शन है? एक तो 27 है, एक 125 है, एक 343 है और एक 1321 है। ठीक है भाई, यहां पर पूछा है अलग कौन सा है, तो मेरी बात सुनिए। यहां पर ये तो मैं जानता हूं कितने का क्यूब है भाई, 3 का क्यूब है। ये कितने का क्यूब है बताओ? ये 5 का क्यूब है। ये कितने का क्यूब है? 7 का क्यूब है। अगर मैं बात करूं 11 के क्यूब की, तो 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है। पर यहां लिखा कितना है? 1321। तो समूह से अलग यहां पर डी ऑप्शन होगा, और वो कौन सा होगा? 1321 होगा। दोस्तों सेकंड नंबर का एग्जांपल आया था एमपी पुलिस कांस्टेबल 2016 सुबह मॉर्निंग 9 बजे वाली शिफ्ट में। मैं पढ़ रहा हूं, देखिए। राधा की मां निर्मला के पिता की इकलौती बेटी है, तो निर्मला राधा से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा है। तो सॉल्व कर सकते हैं। राधा की मां, सबसे पहले राधा और राधा की कौन? मां। ठीक है, राधा की मां निर्मला के पिता, राधा की मां निर्मला के पिता, निर्मला के पिता की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है। तो निर्मला राधा से किस प्रकार संबंधित है? निर्मला राधा की कौन है? तो देखो एरो एक ही डायरेक्शन में करने पड़ते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। यहां एरो लेफ्ट में है, यहां भी लेफ्ट में, इसको भी लेफ्ट में करना पड़ेगा। तो यहां पर ये मां है, तो राधा कौन है इसकी? बताओ जल्दी। पुत्री। कौन है भाई? पुत्री। एरो एक ही डायरेक्शन में करते हैं, इस तरह का एग्जाम्पल जब भी आता है। तो अपने आप को मानना है आपको निर्मला पर। किस पे मानना है भाई? निर्मला पर। ठीक है, रिश्ते में ला रहा हूं, देखिए। निर्मला के पापा और पापा की इकलौती बेटी खुद कौन है भाई? निर्मला, है ना। दोबारा देखो, दोबारा यहां पर कह रहा है निर्मला के पापा की इकलौती बेटी खुद निर्मला, और निर्मला की पुत्री है राधा। तो राधा निर्मला की पुत्री है, और निर्मला राधा की कौन है? मां। निर्मला के बारे में पूछा है कि निर्मला राधा की कौन लगेगी, तो उत्तर क्या दे के आओगे? मां। और अगर आपस में रिश्ता पूछा जाए कि इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है, तो फिर आंसर क्या देके आते हैं आप? मां और पुत्री का। फिलहाल आंसर आएगा इसका मां। थर्ड नंबर का एग्जांपल है दोस्तों, सुनिए। ये लिखा है चार मित्र हैं, छात्र हैं चार, जिनके नाम है अरविंद, भास्कर, चंदर एवं द्रविड़। ठीक है, पंक्ति में बैठे हैं। आपसे लिखा है कि अरविंद चंदर के बगल में है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, देखिए। अरविंद चंदर के बगल में है। ठीक है, द्रविड़ भास्कर के बगल में नहीं है। याद रखना है, द्रविड़ को भास्कर के बगल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाद में लेंगे इसको। चंदर भास्कर के बगल में है। चंदर जो है वो किसके बगल में है? भास्कर। चंदर जो है वो भास्कर के बगल में है। और एक लाइन जो लिखी थी, वो लिखी थी द्रविड़ भास्कर के बगल में नहीं होना चाहिए। तो यहां पर किसको लिख दूंगा मैं? द्रविड़ को लिख दूंगा। और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है, तो नीचे मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था स्वीकार्य है? नाम के पहले अक्षर उसी उद्धृत रहें। तो ठीक है, यहां पर भास्कर बनता है बी से, चंदर बनेगा सी से, अरविंद बनेगा ए से, और द्रविड़ बनेगा डी से। बी, सी, ए और डी, यही क्रम अगर देखा जा रहा है, तो ये आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है डी ए सी बी, ये क्रम आपका यहां पर होगा। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। फिलहाल भास्कर और द्रविड़ साथ साथ नहीं होने चाहिए, और वो सिर्फ सी ऑप्शन इस बात का समर्थन कर रहा है। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है, देखिए दोस्तों। यहां लिखा है गिरिजा, ईशान,
फ्रांसिस एवं हेमा एक बेंच पर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये कह रहा है। आगे लिखा है फ्रांसिस के बगल में उसकी बाईं ओर हेमा है, ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रांसिस की बाईं तरफ कौन है? हेमा है, ठीक है। फ्रांसिस की बाईं तरफ हेमा है। हेमा एवं गिरिजा ईशान के दोनों ओर हैं। हेमा और गिरिजा ईशान के दोनों ओर हैं। हेमा और गिरिजा, तो यहां पर लिख देता हूं मैं गिरिजा, ठीक है, किसके? ईशान के। ईशान के दोनों ओर हैं, तो एकदम बाएं कौन बैठा हुआ है इनमें से? ठीक है, तो देख सकते हैं, तो एकदम बाएं कौन बैठा हुआ है इनमें से? गिरिजा, जो कि किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है आपको? बी ऑप्शन पे, गिरिजा। 5 नंबर का एग्जाम्पल है दोस्तों, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है स्लाइड में। P प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है। P माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है। P गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। और P भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है। और P बराबर क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। ये रिश्ते एग्जाम में लिखे हुए आएंगे और इसके हिसाब से आपसे इक्वेशन जो पूछी गई है वो देखिए क्या पूछी है आपसे। पूछा गया है P बराबर है R के और उसके बाद में भाग Q के, ठीक है। और इसमें से कौन सी बात सही है? ऑप्शन लिखे हुए हैं और चारों ऑप्शन की अगर बात कर देता हूं तो देखो चारों ऑप्शन में बोर्ड पे देखिए आप, लिखा हुआ है पी क्यू की चाची है, पी क्यू की बहन है, पी क्यू की भतीजी है या पी क्यू की पुत्री है, ये आपको पता करना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने बताया था चिन्हों को देखकर आप हमेशा रिश्ता लेफ्ट में रखते हैं। अगर आपको ब्लड रिलेशन नहीं आता है तो दोस्तों मेरे पुराने वीडियो देखिए आप, जिसमें मैंने ब्लड रिलेशन के 5 टाइप दिए हुए हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से ब्लड रिलेशन समझाया है, जिसमें ब्लड रिलेशन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो पुराने वीडियो में आप देखिए, ब्लड रिलेशन नाम से, ऋषि सर नाम से आप देखिए, ब्लड रिलेशन के 5 पार्ट है, आप उनको देख लीजिए। ब्लड रिलेशन में टेंशन ही नहीं आएगी। फिलहाल यहां अपन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहां भाग, ये बराबर का जो अर्थ है वो है बहन, रिश्ते हमेशा लेफ्ट में रखने पड़ते हैं, ठीक है। और भाग का जो अर्थ है वो है माता, ठीक है। और इन दोनों को मिलाना है, ठीक है। और इन दोनों को मिलाएं और इन दोनों को मिलाने के लिए अपने आप को कहां मानना है? क्यू पे। तुम्हारी मम्मी और मम्मी की जो बहन है वो कौन है भाई? मम्मी की बहन। मम्मी की बहन होती है मौसी। कौन होती है? मौसी। और मौसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आंट। अब देखो मीडियम का भी फर्क पड़ता है। एग्जाम में अगर एग्जाम्पल आ रहा है तो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से ऑप्शन को सही मानता है। यहां पर ए ऑप्शन पे लिखा है, देखो हिंदी में तो क्या लिखा है सुनो, पी क्यू की चाची है, पर इंग्लिश में क्या लिखा है? पी इज द आंट ऑफ क्यू। आंट का मतलब मौसी भी हो सकता है, चाची भी हो सकता है, बुआ भी हो सकता है। फिलहाल ऑप्शन को देखकर सही आप आंसर क्या देके आएंगे? ए ऑप्शन, आंट यानी मौसी। 6 नंबर का एग्जांपल है दोस्तों, देखिए यहां पर लिखा है यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ठीक है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो इक्वेशन दी हुई है, देखिए इक्वेशन में लिखा हुआ है Q माइनस आर स्टार P, ठीक है, का क्या अर्थ है? 4 विकल्प अपने पास उपलब्ध हैं, 4 ऑप्शन देखिए बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पी क्यू का मामा है, पी क्यू का भाई है, पी क्यू की भतीजी है और डी ऑप्शन पे पी क्यू का पिता है। ये 4 ऑप्शन अपने पास उपलब्ध हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। रिश्ते हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, मैंने बताया था आपको, याद है? तो यहां पर कह रहा है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो माइनस का अर्थ हो गया पुत्री, रिश्ता लेफ्ट में। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो यहां लिख दिया मैंने बहन, ठीक है। और मिलाना किसको है? हमेशा जब भी ऑप्शन में रिश्ते दिए होते हैं तो पहले और आखिरी वाले अक्षर को ही आपस में मिलाना होता है और स्टार्टिंग वाले अपने आप को मानना पड़ता है, स्वयं खुद। पी पे खुद, तुम्हारी बहन। अब देखो यहाँ मेल फीमेल की पोजीशन क्लियर नहीं है, तुम मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो, आदमी भी हो सकते हो, औरत भी हो सकते हो, तो यहाँ अपने आप को दोनों मान के चलना है, मैं दोनों। रिश्ता ऑप्शन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर देख लेंगे, ठीक है।
तुम्हारी कौन है? ये बहन है, तुम्हारी बहन, और बहन की जो पुत्री होती है वो भांजी होती है, और भांजी के या तो ऑप्शन में लिखा होगा पी मामा है और या लिखा होगा पी मौसी है। तो ऑप्शन को देखकर ए ऑप्शन पे लिखा हुआ है पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा, पी क्यू का मामा है। आंसर आएगा ए ऑप्शन। 7 नंबर का एग्जाम्पल है दोस्तों, और ये है क्यूब एंड डाइस, घन और पासा का। यहाँ लिखा है यदि बाईं ओर उस आकृति को घन की रचना करने के लिए फोल्ड किया जाता है तो निम्न विकल्प में से कौन से विकल्प में फलक दाईं ओर दिखाए गए फलक के विपरीत होगा? यानी 2 के विपरीत पूछा गया है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पर पासे को खोल के रखा गया है, जब इसे मोड़ेंगे फोल्ड करेंगे तो एक घन बनेगा, और घन बनने के बाद में विपरीत कौन कौन से होंगे ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहां घन और पासा के बारे में बता दूं, मेरे लास्ट वीडियो घन और पासा कंप्लीट पढ़ा रखा है मैंने यूट्यूब पे। इसके मैंने 3 या 4 पार्ट घन पासा के पढ़ाए हुए हैं, आप पुराने वीडियो में जाके देखेंगे तो इसकी ट्रिक बताई हुई है। फिलहाल यहाँ देखिए आया हुआ है, इसको समझा रहा हूं मैं। जब 3 सतह एक साथ होती है, 3 सतह कैसे, ये 3 एक साथ, ये 3 एक साथ, तो पहली और तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। 4 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 4, और जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं। 2 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 2। फिलहाल अगर आपसे पूछा गया है कि 2 के विपरीत कौन सा होगा, और ऑप्शन को देखकर यहाँ ए ऑप्शन में आएगा 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। अब देखिए दोस्तों 8वें नंबर का एग्जाम्पल है, और ये सिलोजिज्म चैप्टर का है। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए कथनों के निष्कर्ष के बारे में सही है। ठीक है, पहला लिखा है सभी फरिश्ते ठग हैं। सभी फरिश्ते ठग हैं। सभी फरिश्ते ठग हैं, और सभी ठग विषप हैं। सभी ठग क्या हैं? विषप। ये इसका डायग्राम है। पहला आपसे निष्कर्ष में पूछा गया है कि कोई भी विषप फरिश्ता नहीं है। कोई भी विषप फरिश्ता नहीं है, मना कर रहा है क्या? कुछ हो सकते, इसलिए पहली बात क्लियर नहीं है। पहली बात तो क्या है, गलत है। और दूसरा कह रहा है इसमें सेकंड नंबर पे कि सभी फरिश्ते विषप हैं, अंदर से बाहर सभी वाली कंडीशन क्या होती है, सही होती है। तो सेकंड वाला यहां पर सही है। उत्तर आएगा इसका आपके ऑप्शन सेकंड निष्कर्ष निकलता है, यानी सेकंड सही है। 209 नंबर का एग्जांपल है। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, ABCDE। ठीक है, एक निश्चित क्रम में धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है पहले सी ने वो धार्मिक पुस्तक पढ़ने के बाद डी को दे दी। तो सी ने पढ़ने के बाद किसको दे दी भाई? डी को दे दी, ऐसे कह रहा है, लिख दिया मैंने। चलो ठीक है, डी के बाद ए ने पढ़ा। डी के बाद ए ने पढ़ा जो कि ई से ठीक पिछला पाठक था। ठीक है, डी के बाद ए ने पढ़ा और ई से पिछला मतलब पहले वाला पाठक था। बी सबसे अंतिम सदस्य है जिसने पढ़ा। ठीक है, आगे लिखा है कि सी और ई के मध्य कौन से 2 निरंतर पाठक हैं? सी और ई के मध्य कौन से 2 पाठक दिखाई दे रहे हैं आपको? डी और ए। और ये किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है आपको? ए ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। आंसर आएगा डी और ए। देखिए दोस्तों 10 नंबर का एग्जाम्पल है। यहां पर लिखा हुआ है राष्ट्रपति देश में होता है, उसी तरीके से मुख्यमंत्री कहां पे होता है? राज्य में होता है। ये एनालॉजी का एग्जाम्पल है, तो यहां पर उत्तर आएगा राज्य। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा राज्य। ठीक है, 11 नंबर का एग्जाम्पल है। यहां पर पूछा गया है कि जो दिए गए कथनों के निष्कर्ष के बारे में सही है उस विकल्प को चुनिए आप। ठीक है, ये भी सिलोजिज्म का एग्जाम्पल में डायग्राम बना रहा हूं इसका। देखिए कथन में कह रहा है कोई भी प्लग पेड़ नहीं है। कोई भी प्लग क्या नहीं है? पेड़ नहीं है। मना कर रहा है, क्रॉस कर दीजिए ऐसे। कोई भी प्लग पेड़ नहीं है, सभी धागे प्लग हैं। सभी धागे, तो धागे किसके अंदर आएंगे? प्लग के अंदर आएंगे। सभी धागे प्लग है। ये डायग्राम है इसका। जब प्लग की पेड़ से मना है तो धागे की भी पेड़ से मना है। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल इसमें पूछा गया निष्कर्ष में, कोई भी धागे पेड़ नहीं है। ये बात सही है, कोई भी धागे पेड़ नहीं है, क्योंकि प्लग भी पेड़ नहीं है तो धागे भी पेड़ नहीं है। पहली बात सही है। और दूसरा कह रहा है इसमें कुछ प्लग पेड़ है। प्लग पेड़ है क्या? पोजीशन क्लियर नहीं है, इसलिए सेकंड वाला गलत हो जाएगा। सही आएगा यहाँ पर फर्स्ट। आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन, फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है। 12 नंबर का एग्जाम्पल है दोस्तों। यहाँ कह रहा है एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा। कहने वाला कौन है? दिनेश।
और ये इशारा किसकी ओर कर रहा है? सज्जन की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, सज्जन की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा, तो यहां लिख देता हूं बेटा सज्जन। देख लो ये रहा सज्जन, सज्जन की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा कि उसका इकलौता भाई, किसका? सज्जन का, इसका इकलौता भाई, एरो भाई की तरफ, इसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता, दिनेश की बेटी, मेरी बेटी के पिता का पिता है। पिता का भी कौन है? पिता है। तो सज्जन दिनेश का कौन है? सज्जन दिनेश का कौन है, ये पूछा गया है। एरो एक ही डायरेक्शन में करने, ये राइट में है, ये राइट में है, ये राइट में, इसको भी राइट में कर रहा हूं। ये भाई है, तो ये भी कौन होगा इसका? बोलो, भाई होगा। ठीक है, अपने आप को दिनेश पे मान लीजिए। दिनेश की बेटी के पिता, दिनेश की बेटी और बेटी के पिता खुद दिनेश है, और दिनेश के कौन है? ये पापा, और पापा का भाई कौन होता है? चाचा। तो भैया सज्जन दिनेश के लगेंगे चाचा, अंकल। तो आंसर आएगा अंकल, चाचा। 13 नंबर का एग्जाम्पल है दोस्तों, देखिए क्या लिखा है। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक स्त्री प्रदीप से कहती है, स्त्री कह रही है प्रदीप से, क्या कह रही है? सुन लो, मैं महिला की इकलौती बेटी हूं और उसका बेटा आपके मामा है। ओहो, तो वक्ता प्रदीप के पिता से कैसे संबंधित है? तो देखो दोस्तों, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम। यहां पर लिखा है कि इस तस्वीर की ओर इशारा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए स्त्री ने प्रदीप से कहती है, कहने वाली कौन है भाई? स्त्री। और कह किससे रही है? ये प्रदीप से कह रही है। इशारा किसकी ओर कर रही है? ये तस्वीर की ओर इशारा कर रही है। तीन चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, कहने वाली स्त्री है, तस्वीर से कह रही है, तस्वीर की ओर देखकर प्रदीप से कह रही है। क्या कह रही है? सुनिए, इसमें लिखा है कि मैं महिला की इकलौती बेटी हूं, यानी तस्वीर में कौन है? महिला, और इसकी कौन है? ये इकलौती बेटी। मैं महिला की इकलौती बेटी हूं और उसका बेटा आपके मामा है, यानी तस्वीर का जो बेटा है, इस महिला का जो बेटा है, वो इस प्रदीप का कौन है भाई? मामा। प्रदीप का कौन है? मामा है। तो आपसे पूछा गया है वक्ता, वक्ता प्रदीप के पिता से कैसे संबंधित है? वक्ता कौन है? बोलने वाली महिला। यहां पर स्त्री जो है वो प्रदीप के पापा की कौन लगेगी, ये पूछा गया है। प्रदीप के पिता की कौन है? तो देखिए, स्त्री इकलौती बेटी है तस्वीर की, तो इसका मतलब ये स्त्री की माँ है और ये माँ का बेटा है। इसका मतलब यहां तक भाई बहन है। ठीक है, और ये भाई जो है स्त्री का, वो प्रदीप का मामा है। इसका मतलब प्रदीप कौन है? स्त्री का बेटा। ठीक है, क्योंकि इकलौती बेटी है, तो प्रदीप बेटा है, स्त्री मां है, तो प्रदीप के जो पापा हैं वो स्त्री के पति होंगे और स्त्री प्रदीप के पिता की कौन होगी? पत्नी। तो इसका आंसर आएगा पत्नी। 14 नंबर का एग्जांपल है दोस्तों, देखिए। सभी, पहले तो इसमें क्या लिखा है? उस विकल्प को चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। यानी एक कथन लिखा होगा और उसके समान चार ऑप्शन में से कौन सा है, ज्यादा मिलता जुलता कौन सा है, वही अपना आंसर होता है। क्या लिखा है? मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, देखिए। यहां लिखा है सभी भारतीय करी और चावल पसंद करते हैं। सभी भारतीयों की बात आ गई है। चार विकल्प अपने पास है, इनमें से ज्यादा सही कौन सा है, इसके मिलता जुलता समान कौन सा है, वो हमें पता करना है। चारों ऑप्शन पढ़ रहा हूं, फिर अपना सही आंसर देंगे। तो देखिए, पहला, कुछ भारतीय करी और चावल पसंद करते हैं। बी ऑप्शन, कुछ पाकिस्तानी, अब ये बताओ पाकिस्तानी की बात है क्या यहाँ पे? तो बी ऑप्शन तो गलत है, फाइनल है। सी, कोई भी गैर भारतीय, गैर भारतीयों की बात हो रही है क्या यहाँ पे? सी ऑप्शन भी गलत है। ए पे भी मैंने विचार नहीं किया है, ए को मैंने पेंडिंग में छोड़ा है फिलहाल। बी और सी तो गलत है, डी पे और विचार कर लेते, फिर ए और डी में से आंसर हो जाएगा फाइनल। देखिए डी क्या कह रहा है, सभी बिरयानी पसंद करते हैं, भारतीय, भारतीय बिरयानी पसंद करते हैं। ना तो इसमें कुछ लिखा है ना सभी लिखा है, डायरेक्ट लिख रहा है। तो यहां पर ज्यादा सही ऑप्शन को देखते हुए ए ऑप्शन होगा। और ए पे क्या लिखा है? कुछ भारतीय करी और चावल पसंद करते हैं। 15 नंबर भी बिल्कुल ऐसा ही है 14 की तरह। देखिए क्या लिखा है, वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। यदि तुम छक्का लगाते हो तो केवल तभी हम मैच जीत सकते हैं।
ये लिखा है कथन में कि यदि तुम छक्का लगाते हो तभी हम केवल मैच जीत सकते हैं। तो इसका मतलब क्या निष्कर्ष लगेगा इससे, देखिए, यदि तुम छक्का नहीं लगाते तब हम मैच नहीं जीत सकते। ये मेरे हिसाब से क्लियर नहीं है। फिर भी अगर अपन ज्यादा सही देखेंगे ना, छोड़ो इसको पेंडिंग। बी, यदि हम मैच जीत जाते हैं तब तुमने छक्का लगाया होगा। हाँ, छक्का लगाएंगे जब तो मैच जीतेंगे, ये ज्यादा सही है। बी। सी को ही पढ़ रहा हूं, यदि हम मैच नहीं जीतते हैं तब तुमने छक्का लगाया होगा, ये नेगेटिव है भैया, ये तो वैसे ही गलत है। डी, मैच जीतने के लिए 6 रन की आवश्यकता है, जरूरी नहीं है। तो यहां पर ज्यादा सही कौन सा है? बी ऑप्शन। बी पे क्या लिखा है? यदि हम मैच जीत जाते हैं तब तुमने छक्का लगाया होगा, जब तो मैच जीत गए। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों 16 नंबर का एग्जाम्पल है, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्ष के बारे में सही है। ठीक है, कथन में क्या लिखा है? कुछ चीलें नारंगी हैं। कुछ चीलें नारंगी हैं, कुछ चीलें हरी नहीं है। कुछ चीलें हरी नहीं हैं, इसका मतलब कुछ हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ क्या लिखा है? देखो, कुछ चीलें हरी नहीं है, इसका मतलब कुछ तो हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकती। क्लियर? पहला निष्कर्ष, सभी हरे नारंगी हैं। सभी हरे नारंगी है, क्लियर है क्या? यहाँ कोई भी बात क्लियर नहीं है अभी तक फर्स्ट में। तो दूसरी कह रहा है कि सभी नारंगी चीले हैं। सभी नारंगी चीले के अंदर हैं क्या? ये बात भी क्या है? गलत है। दोनों बातें जब गलत हैं तो आंसर आएगा निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। और ये ऑप्शन जो दे रखा है वो डी ऑप्शन पे दे रखा है, आंसर आएगा डी। दोनों ही गलत। 17 नंबर का एग्जाम्पल है दोस्तों, ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है। एक्स वाई का पति है, ए एक्स की बहन है, डी वाई की बहन है, डी एक्स से कैसे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ठीक है, यहां शुरू कर रहे हैं। एक्स वाई का पति है। एक्स जो है वो वाई का कौन है? पति है। एक्स वाई का पति है, ए एक्स की बहन है। ए जो है वो एक्स की कौन है? बहन है, ए एक्स की बहन है। डी वाई की बहन है। डी जो है वो किसकी बहन है? वाई की बहन है। डी वाई की बहन है, तो डी एक्स से किस प्रकार संबंधित है? डी एक्स की कौन लगेगी? तो ठीक है, ये इसका पति है तो इसकी पत्नी है, और ये पत्नी की बहन है तो साली है। डी एक्स की कौन है? साली। तो आपस में संबंध साली और जीजा का होगा। और यहां पर ऑप्शन में देखिए, मेरी बात सुनिए, यहाँ उत्तर तो साली है। ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन पे लिखा है सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मतलब साली। ऑप्शन में ननद आया था वैसे एग्जाम में, ठीक है, पर आप, मैं बता रहा हूं आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज हो तो हमेशा इंग्लिश में सही आंसर माना जाएगा। तो आंसर आएगा सिस्टर इन लॉ, और सिस्टर इन लॉ मतलब साली। तो डी एक्स की कौन लगेगी? साली लगेगी। देखिए दोस्तों 18 नंबर का एग्जाम्पल है। 18 नंबर में कह रहा है एक्स वाई का बेटा है, वाई और एल बहनें हैं, जेड एल की माता है और पी जेड का बेटा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन पे कह रहा है पी और एक्स चचेरे भाई हैं। बी ऑप्शन पे लिखा है पी एक्स के मामा हैं। सी ऑप्शन पे लिखा है एल एक्स के नाना हैं। और डी ऑप्शन पे लिखा है सी और पी बहनें हैं। तो देखिए शुरू करते हैं इसको दोस्तों। इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, देखिए। सबसे पहले यहाँ लिखा है एक्स वाई का बेटा है। एक्स जो है वो वाई का कौन है? बेटा। एक्स वाई का बेटा है, वाई और एल बहनें हैं। वाई और एल बहनें, बहनें मतलब बहुवचन है, देख लो, बहनें मतलब आपस में दोनों फीमेल हैं। बहन बहनें दोनों है ना, ध्यान रखना है, दोनों बहनें हैं। ठीक है, आगे लिखा है दोनों बहनें हैं। जेड एल की माता है। जेड जो है वो एल की माता है। तो यहाँ जेड जो है वो एल की कौन है? माता। ठीक है, आगे लिखा है पी जेड का बेटा है। पी जो है वो जेड का बेटा है। ठीक है, पी जेड का बेटा है। तो आपसे पूछा है कौन सी बात जो है वो सही है। तो ठीक है,
अपन इसको एक बार देख लेते हैं कौन सी बात सही है। तो यहाँ पर एरो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको भी कर लेते हैं। ये बेटा है तो इसकी कौन हो जाएगी, ये माँ, औरत है तो ये बेटा है तो इसकी कौन हो जाएगी, माँ, आपस में बहनें थी हैं। तो एक्स की माँ, माँ की बहन होती है बेटा मौसी, और मौसी की माता होती है नानी, और नानी का बेटा कौन होता है, मामा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपके विकल्प बी में है। बी में लिखा है पी एक्स का मामा है, पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। देखिए दोस्तों 19 नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें लिखा हुआ है आपके लिए, किसी खास कोड भाषा में माई फेवरेट हीरो को कहा जाता है डेटो वया निरालो, ठीक है, और हीरो इस ग्रेड को कहा जाता है मेव डेटो नया में लिखा है। तो उसी कोड में हीरो का शब्द के लिए क्या कोड आएगा वो पूछा गया है। देखिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया इसको, यहाँ पर कॉमन देखना पड़ता है आपको। इन दोनों की बात करें तो दोनों में क्या चीज कॉमन है, हीरो, और कोड भी मुझे किसका चाहिए, हीरो का चाहिए, है ना। और इधर दोनों में क्या चीज कॉमन है, देखो डेटो। तो हीरो का जो कोड आएगा वो क्या आएगा भाई, डेटो आएगा। और ये किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपके ए ऑप्शन पे, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन डेटो। देखिए दोस्तों 20 नंबर का एग्जाम्पल है ये नंबर सीरीज है 80 40 20 10 द नेक्स्ट, ठीक है। ऑप्शन को देख के कर सकते हो, सीरीज बना के कर सकते हो, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ मैं 2 का भाग दूं तो 40, 2 का भाग लगाऊं तो 20, 2 का भाग लगाऊं तो 10, और 2 का भाग लगाऊं तो उत्तर 5। या फिर डबल कर लो, एक ही बात है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, और 40 दूनी 80। तो फिलहाल आंसर कितना आएगा ऑप्शन को देख के इसका 5 आंसर आएगा, ये नंबर था 20 नंबर, ठीक है। और अब 21 नंबर की बात कर रहे हैं अपन। देखिए 21 नंबर में यहाँ पर आपको व्हाइट का जो है वो कोड पूछा गया है, कॉमन देके कोड निकालने पड़ते हैं, मैंने तरीका बताया था। यहाँ पर इन दोनों में व्हाइट कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, देखना नहीं है कुछ भी कॉमन। कॉमन क्या है इधर, जिम्मा। तो व्हाइट का जो कोड आएगा वो क्या आएगा, जिम्मा आएगा। 222 नंबर का एग्जाम्पल है ये, क्या लिखा है सुनिए। 4 शब्दों के दर्पण प्रतिबिंब नीचे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है इनके ना, उनमें से 3 शब्द, ये 3 शब्द, इनमें से 3 शब्द के अक्षरों से बनाए जा सकते हैं परंतु एक नहीं। मतलब इन अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब, इनमें से कोई से भी 4 अक्षर होंगे, उनका दर्पण प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, पर एक अक्षर ऐसा है जो जिसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं है इनमें से अक्षरों का, वो आपका आंसर है। तो ठीक है, तो ई इसमें मौजूद है, ई को उल्टा करेंगे दर्पण में बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, सी को उल्टा करेंगे ऐसा ही दिखेगा, ए को उल्टा करेंगे ऐसा दिखेगा, एल को उल्टा करेंगे ऐसा दिखेगा। मतलब इन अक्षरों का प्रयोग करते हुए कोई एक ऐसा है जिसका इन अक्षरों का प्रयोग करते हुए दर्पण प्रतिबिंब में नहीं आएगा, वही अपना आंसर है। तो ये तो आ रहा है, ये आंसर नहीं है, डी है ऊपर, डी नहीं है, क्योंकि डी ऊपर मौजूद ही नहीं है, और जब मौजूद ही नहीं है तो कौन सा शामिल नहीं होगा दर्पण प्रतिबिंब में, बी ऑप्शन। अब देखो ये शामिल होगा क्योंकि ई है, दर्पण प्रतिबिंब एल का भी है, ए भी है, ऊपर एम भी है। यानी आपको देखो मैं बताता हूँ करना क्या है, यहाँ पे इन अक्षरों को ऊपर चेक करना है पहले तो है या नहीं है, ठीक है तो वो तो आंसर नहीं है। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, उनका भी दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, और डी ऊपर मौजूद है ही नहीं, इसलिए आंसर क्या देके आओगे इसका, बी ऑप्शन आप देके आओगे। और ये वाला दर्पण प्रतिबिंब में शामिल नहीं माना जाएगा क्योंकि डी तो है ही नहीं। नीचे दिखाए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी, 23 नंबर का एग्जाम्पल है ये, और यहाँ पर आकृति बनी हुई आई है, अगली आकृति कौन सी होगी ये आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर मैंने आंसर पहले ही ले लिया है, डी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन में दे रखा है ये। और क्यों हुआ ऐसा और ये क्यों आएगा ये मैं आपको बता देता हूं अभी। यहां पर एरो देखिए पहले इस डायरेक्शन में, फिर उसके बाद में 45 डिग्री रोटेट हुआ है, फिर 45, फिर 45, फिर 45, और अब 45 करोगे तो डायरेक्ट कहां जाएगा, ये नीचे जाएगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई एरो की।
और यहां पर एक बात सुनिए, एरो कौन कौन से ऑप्शन में नीचे देखिए, ए ऑप्शन में नीचे एक, तो एक सी ऑप्शन में नीचे, और कोई ऑप्शन में नीचे है ही नहीं, ए और सी में नीचे एरो। अच्छा, इसके बाद इस आकृति को देखिए, यहां पर ये थी, इसके बाद में ये 90 डिग्री पर रोटेट हुई ऐसे, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज करोगे तो कहाँ आएगी, नीचे। वापस देख लो, ये जो चांद है ना वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आ रहा है, ये, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहां जाएगा, नीचे। तो ऑप्शन को देखकर कौन सी आकृति परफेक्ट आएगी, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। देखिए दोस्तों 24 नंबर का एग्जाम्पल है ये, यहाँ पर 64 से 32 कैसे ला सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2। 32 से 16 कैसे ला सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2। 16 से 8 कैसे ला सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड बाई 2 करके आंसर आएगा 4, या फिर डबल कर लो, है ना। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी 64। ये सीरीज के एग्जाम्पल है, और ये बहुत ही आसान सीरीज आती है कांस्टेबल के एग्जाम में, और वो आप देखिए इनको। देखिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल है, ये कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 4 का एग्जाम्पल है, और बोर्ड पे एग्जाम्पल 25 नंबर का मैंने लिखा है, देख लीजिए आप। इसमें कॉमन देखना पड़ता है, पहले और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो क्या चीज कॉमन है, स्वीट कॉमन है, ठीक है। और इधर दोनों की बात करूं तो क्या चीज कॉमन है इन दोनों में, देखिए ये कॉमन है, ठीक है। और लास्ट के दो में क्या चीज कॉमन है, इज कॉमन है, और लास्ट के दो में क्या चीज कॉमन है, से कॉमन, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है किसका कोड, मैंगो का कोड पूछा गया है, और मैंगो के सामने खाली क्या बचा है, ये बचा हुआ है, तो मैंगो का कोड आएगा MNKOL, ये अपना आंसर होगा। देखिए दोस्तों 26 नंबर का एग्जाम्पल है, ये फिगर सीरीज का एग्जाम्पल है। अगला पद मुझे याद करना है कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए मुंह बना हुआ है, ये डबल जीरो है, ये मुंह बना हुआ है, ये डबल जीरो, ये मुंह बना हुआ है, डबल जीरो आएंगी। मतलब एक बात तो ये क्लियर हो गई कि ये वाली डिजाइन आनी चाहिए आंसर में। ऑप्शन पे विचार करें तो ये डिजाइन सी और डी ऑप्शन में दिखाई दे रही है। अब जरा जो चांद दिया हुआ है ना, चांद पे विचार करते हैं, ये चांद इधर है, ठीक है, 45 डिग्री रोटेट किया क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री रोटेट किया, फिर 45 डिग्री रोटेट किया, फिर 45 डिग्री रोटेट किया, और फिर 45 डिग्री रोटेट करोगे तो ये इस तरह से आकृति हमें दिखाई देगी, और ये आकृति दिखाई दे रही है डी ऑप्शन में, तो अपना आंसर आएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। देखिए भाई 27 नंबर का एग्जाम्पल है, यहाँ पर कुछ अलग टाइप की सीरीज बन रही है। यहाँ डबल ओ लिखा है और यहाँ लिखेंगे अपन पी, तो यहाँ बनेगा डबल ओपी, फिर यहाँ ट्रिपल ओपी, 4 टाइम ओपी, और यहाँ पर 5 टाइम ओ पी। तो अपना आंसर आएगा यहाँ पर पी 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 ओ, और ये किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, डबल ओपी, ट्रिपल ओपी, 4 टाइम ओपी, 5 टाइम ओपी, तो आंसर आएगा पी 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 ओ, आंसर आएगा डी ऑप्शन। देखिए दोस्तों यहाँ 28 नंबर का एग्जाम्पल है, 1.5 से 3 कैसे आया, 3 से 6, तो यहाँ 1.5 से 3 का है, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, तो आंसर क्या देके आओगे आप, 48 आंसर देके आओगे, ठीक है। यहाँ देखिए 29 है, यहाँ पर टी और यू, टी का 20 और यू का 21, तो सीरीज देखनी है आपको। 29 नंबर का एग्जाम्पल है ये, यहाँ से +1, यहाँ से आई से j+1, m से n+1, और e से f+1, w से +1, w के बाद x, a के बाद +1 b, s के बाद +1 t, और t के बाद +1 u, और e के बाद +1 f, तो आंसर आएगा ये। देखिए दोस्तों 30 नंबर का एग्जाम्पल है कोडिंग डिकोडिंग का। S से U को देखा जाए तो S से अगर U को देख रहे हैं तो यहाँ पर ये +2 की सीरीज है, सही है। यहाँ T से अगर V की बात करें तो भी +2 है, A से C +2 है, G से I +2 है, E से G +2 है, ठीक है भाई, ये +2 की सीरीज है। इसी क्रम में यहाँ +2 +2 +2 और +2, ये आंसर अपना आएगा इसका।
अगला एग्जाम्पल है 31। 31 में देखो क्या लिखा है, सुनो मैं पढ़ता हूं आपके लिए। 31 में लिखा हुआ है कि पारेख का पैन कार्ड मतदाता पहचान पत्र एवं पासपोर्ट संख्या है। क्या पासपोर्ट संख्या है मतदाता पहचान पत्र की? ABTF W4632P HYV4475328 और F4160087। ठीक है, तो जांच करें कि निम्न में से कौन इसके समान है। मतलब ये आपके लिए पारेख का पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट की संख्या है, ये तीन चीजों की संख्या है। बिल्कुल हूबहू यही संख्या चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में दिखाई देगी और वही अपना आंसर होगा। तो यही हूबहू आपको दिखाई दे रही है। यहां पर ऑप्शन को देखा जाए तो देखिए आप सी ऑप्शन में हूबहू यही दिखाई दे रहा है, तो आंसर आएगा अपना सी ऑप्शन। देखिए दोस्तों, ये नंबर 32 नंबर का एग्जांपल है। इसमें क्या लिखा हुआ है वो सुनिए। निम्न प्रश्न में, ये सीरीज दी हुई श्रृंखला, निम्न प्रश्न में संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है, गलत पद का पता कीजिए आप। ठीक है, गलत पद पता करना है, इनमें से एक गलत है, कौन सा गलत है वही अपना आंसर है। तो यहाँ अंतर देख लेते हैं भाई, 3 5 7 और 7 के बाद 9 है ना, 9 के बाद यहाँ पर कितने 11 और 11 के बाद यहाँ अंतर कितने का होना चाहिए था सीरीज के अनुसार 13 का, और 37 में 13 जोड़ता तो बेटा आता है ये 50, पर लिखा कितना है 51। तो गलत कहाँ हुआ है, 51 पर श्रृंखला गलत है, तो गलत हुई है 51। देखिए दोस्तों 33 नंबर है। निम्न के साथ तुलना करें एवं पहचानिए कि इनमें से किसमें मात्र एक गलती है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसके नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में से एक गलती, मतलब चार ऑप्शन में बहुत ज्यादा गलती है, चारों में ही गलती है, पर कोई एक में गलती है, वो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है भाई, चारों ऑप्शन को देखोगे, चारों में से बहुत सारे 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो उनमें एक से ज्यादा गलती है, पर अपना आंसर वो है जिसमें सिर्फ केवल एक गलती है, और वो ऑप्शन है ए ऑप्शन पे अगर आप विचार करोगे तो पूरा की पूरा तो सही लिखा हुआ है, पर यहाँ जो 02 है 01 है ना, इसकी जगह लिखा हुआ है 02। इसके अलावा और कोई भी गलती नहीं है, ये इकलौती गलती ऐसी है जो ए ऑप्शन में, और सभी ऑप्शन में आप विचार करोगे तो एक से ज्यादा गलती आपको दिखाई देंगी, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। इसके बाद सीरीज है ये, 1 का 2 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल आंसर आएगा 32। तो ये श्रृंखला है, अपना आंसर आएगा 32। और उसके बाद मैथ के एग्जाम्पल है, जो अपने आगे वाले वीडियो जो आएंगे उनमें मैथ के भी आपके लिए एग्जाम्पल जो कांस्टेबल में आए थे उनके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं अपने आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचा सकूं और ज्यादा से ज्यादा आप इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो देखिए 35 नंबर है, क्या लिखा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग गीले स्नान घर में नहीं फिसलें, फिसलन रोधी टाइल प्रस्तुत की जाती हैं। ये कथन है, मिलता जुलता ढूंढना है कौन सा है। पहला, फर्श और पैरों के बीच घर्षण को कम करने के लिए। दूसरा है, फर्श और पैरों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए। तीसरा, आकर्षक बनाने के लिए। चौथा, सतह को चिकनी बनाने के लिए। तो यहां पर आंसर आएगा, इसमें आपके जो परफेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या लिखा है कि फर्श और पैरों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए, ये इसका परफेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन।